मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब इथाइलिन यार सच बताता हूँ पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, इसका रीडिंग ही करना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन सिर्फ इथाइलिन का रीडिंग करूँगा वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियोडिज्म के लिए फिर से मुझे ये लगेगा ही, तो उससे अच्छा मैं पूरा ही कॉमन वीडियो बना दिया हूँ। कुछ मेरे पास ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने इसको रट्टा मारा हुआ है और तुमको भी इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा। बस वो FEM वाला जो एक बताया था मैंने तुमको, फ्लावरिंग इथाइलिन मैंगो, और उससे अपने को एक याद रह जा रहा था कि इथाइलिन फीमेलनेस इंड्यूस करता है प्लांट्स में, बस। और एक 10th में पढ़ने पड़ा था कि और ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है, बस दैट्स ऑल। 3 चीजें अपने को कॉमन सेंस से याद रहेगी इथाइलिन की, बाकी तो पूरा रट्टाफिकेशन है इथाइलिन, मतलब कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, देखो 10th में अपन ने पढ़ा था कि इट कॉजेज फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, तो फ्रूट राइपनिंग, इससे एक करोलरी बन जाती है कि ड्यूरिंग राइपनिंग, ठीक है, एक करोलरी बन जाती है कि ड्यूरिंग राइपनिंग इट, मतलब ऑफ कोर्स इथाइलिन इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो एटीपी ज़्यादा बनेगी और ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है अपने को फ्लावरिंग के लिए, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन को वो बढ़ाएगा। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये तो इसकी करोलरी में अपने को जम जाएगा। अच्छा, इसकी करोलरी में एक और चीज जमेगी अपने को कि अपन ने देखा हुआ है कि बनाना को, केले को अगर अपन ने प्लास्टिक के इसमें रखा, प्लास्टिक के बैग में, पॉलीथीन बैग में, तो पक जाते हैं, है ना। तो लोगों को क्या लगता है वही इथाइलिन है, क्योंकि पॉलीथिलीन, तो इथाइलिन के कारण वो पक रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। ऐसा ऑफकोर्स नहीं है। इथाइलिन जो है वो केले खुद प्रोड्यूस करेंगे। तुम उनको पॉलीथीन बैग में रखो या कागज से लपेट कर रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से भी लपेट कर रखो, वो जल्दी पक जाएंगे। क्योंकि जब तुम उसको लपेट के रखोगे तो क्या होगा कि इथाइलिन जो उस पर प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो उड़ नहीं पाएगा, रिलीज नहीं हो पाएगा, वहीं पर जमा हो जाएगा और कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा, इसलिए वो पक जाएंगे। लेकिन उड़ेगा नहीं अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब है उड़ेगी कौन सी चीज, जो गैसियस है वो उड़ जाएगी ना, बराबर है ना। तो इससे अपने को एक चीज फुकट में याद रह जाती है कि इट इज द ओनली गैसियस हार्मोन, ओनली गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, बाकी कोई भी गैसियस नहीं है, लेकिन इथाइलिन गैसियस है। ये कैसे याद रहता है अपने को, केले के एग्जाम्पल से। केले को अगर पॉलीथीन में पैक करके रखने से वो पका रहता तो अपन बोले रहते कि ठीक है पॉलीइथिलीन के कारण पका होगा, लेकिन उसको कागज में भी पैक करके रखा तो भी वो पक जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो इथाइलिन के कारण नहीं पक रहे, वो जो हार्मोन है वो खुद ही रिलीज कर रही है इथाइलिन, लेकिन वो वहां पर कंसंट्रेट होने के कारण पक रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा है हार्मोन, वहां पर एटमोस्फेयर में नहीं जा पा रहा है। तो इसका ये एटमोस्फेयर में वो हार्मोन तभी जा पाएगा जब वो गैसियस रहेगा। तो इससे अपन ये भी याद रख सकते हैं कि इथाइलिन इज द ओनली गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, फिर हमने बोला था ऑक्सिन पढ़ते वक्त ही हमने बोल दिया था फेम, दैट इज फ्लावरिंग इन मैंगो, इसको इंड्यूस करता है इथाइलिन। अपन ने ऑक्सिन के कारण अपने को याद हो गया था। दूसरा फीमेलनेस इंड्यूस करता है, ठीक है। इन एनसीईआरटी ने तो नाम भी दिया है, इन कुकुम्बर बोले तो ककड़ी, ठीक है। तो वो भी एक अपने को ऑक्सिन के वहां पर ही याद हो गया था। इसलिए तो अमेरिकन फॉरबिड प्लास्टिक करते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है कि ह्यूमन बींग्स में भी फीमेलनेस इंड्यूस हो जाएगा, बराबर है। तो लेकिन वैसा नहीं होगा, फीमेलनेस इंड्यूस नहीं होगा ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट हार्मोन है, सिर्फ प्लांट्स को ही असर दिखाएगा, लेकिन उससे अपने को ये याद हो जाता है कि वो फीमेलनेस इंड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, ये गैसियस होने के कारण अपन क्या करते हैं, इसको जब स्प्रे करना रहेगा पेड़ों पे, पौधों पे, तो अपन इसको स्प्रे नहीं कर पाएंगे क्योंकि गैसियस रहेगा तो उड़ जाएगा। इसलिए इसका जो कमर्शियल प्रोडक्ट है, मतलब फार्मर्स को फिर अपन कैसे बेचेंगे,
फार्मर्स कैसे यूज कर पाएंगे इथाइलिन को, तो उसको बोलते हैं इथेफॉन, जो एक्चुअल में लिक्विड रहता है और उसको पेड़ों के ऊपर स्प्रे कर दो, वो धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करते रहेगा। तो उस प्रोडक्ट का नाम है इथेफॉन। ये भी अपने को इससे याद रह जाता है, ठीक है। फ्लावरिंग इन मैंगो, फीमेलनेस इंड्यूस्ड इन कुकुम्बर। अच्छा, ये फ्रूट राइपनिंग करता है तो उसके कारण रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, ये एक कोरोलरी हो गया। और केले के एग्जाम्पल से अपने को ये भी याद रह जाएगा कि वो गैसियस है, ये दूसरा कोरोलरी हो गया। इसका एक और कोरोलरी है, मैंने 1C करके लिखना चाहिए था लेकिन अभी जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन इसी का कोरोलरी है ये। फ्रूट राइपनिंग से अपन ध्यान में रख सकते हैं कि अगर फ्रूट राइपनिंग होगा तो व्हाट अबाउट पाइनएप्पल, व्हाट अबाउट पाइनएप्पल। पाइनएप्पल तो कोई एक फ्रूट नहीं है, मॉर्फोलॉजी में अपन ने पढ़ा हुआ है कि वो कंपोजिट फ्रूट है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस गेट्स कन्वर्टेड टू फ्रूट। तो उसमें तो एक फ्रूट अगर पक गया दूसरा नहीं पका, ये वाला पक गया ये वाला नहीं पका, ऐसा अगर हुआ तो फिर उसको एनिमल्स खाएंगे ही नहीं आधे पके फ्रूट को। तो उसको क्योंकि वो एक फ्रूट है नहीं ना, अलग अलग है, तो सब एक साथ एक ही टाइम पे पकने चाहिए, तभी उसको एनिमल्स खाएंगे और उसकी सीड्स इधर उधर फैलेगी। अरे एनिमल्स को छोड़ो, एनिमल्स खाए ना खाए वो छोड़ दो, वो तो सेकेंडरी इशू है। लेकिन पाइनएप्पल जब नॉर्मली पेड़ से नीचे गिरेगा तो जमीन में जाने के बाद उसके सब फ्रूट्स अगर पके हुए नहीं होंगे तो उनके सीड्स भी डेवलप नहीं रहेगी, उससे नया पाइनएप्पल का पेड़ तो आ ही नहीं पाएगा। पाइनएप्पल भली बहुत सारे फ्रूट्स है एक पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल कोई एक सिंगल फ्रूट नहीं है ना, कंपोजिट फ्रूट है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन उसका हर एक फ्रूट एक साथ राइप होना चाहिए, तभी तो कुछ फायदा है, नहीं तो कुछ उसका फायदा ही नहीं है, बराबर। तो उसको बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन। सिन मतलब साथ में होना, क्रोनो मतलब टाइम, क्रोनोलॉजी। तो सिंक्रोनाइजिंग, एक साथ होना, क्या, ऑफ फ्रूट सेट। तो इथाइलिन सिर्फ पकाता नहीं है, ठीक है, इथाइलिन सिर्फ पकाता नहीं है फ्रूट्स को, उनको बराबर उनका फ्रूट सेट भी सिंक्रोनाइज भी करता है। तो ये भी एक उसका फंक्शन हो गया, ठीक है। इतने फंक्शन कैसे तो भी करके अपन ट्रिक से 10th के भरोसे पे याद कर लेंगे। इसके बाद अब जो मैं फंक्शंस लिख रहा हूँ पूरे गांव के बाहर के फंक्शंस है, रट्टा ही मारने पड़ेंगे, ठीक है। एक फंक्शन है अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स, ठीक है। डाइकॉट्स क्या करते हैं, जमीन से बाहर आने के पहले ऐसा ऐसा हुक बना लेते हैं और फिर वो हुक जमीन के बाहर आता है और फिर वो ऐसा खुलते हैं। तो उसके कारण जो यहाँ पर टिप पे जो अपाइकल बर्ड है वो प्रोटेक्टेड रहता है, सॉइल में से बाहर निकलते वक्त उस अपाइकल बर्ड को इंजुरी नहीं होती, इसको अपाइकल हुक बोलते हैं। तो अपाइकल हुक फॉर्मेशन करने का काम इथाइलिन का है, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, ठीक है, उसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं सीडलिंग्स का, ठीक है। फिर रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन, रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, ठीक है। तुमको पता है चंद्रपुर के लोग हो तो पता ही रहना चाहिए, चंद्रपुर में राइस की सबसे ज़्यादा खेती होती है, क्योंकि राइस के लिए अपने को पानी लगता है ना। पानी में पैडी बोलते हैं राइस के एग्रीकल्चर को, तो पैडी ग्रोज इन वाटर। तो ऐसी सीड है, यहाँ पर इतना तो पानी है, नियरली इंसान के घुटने तक या घुटने के थोड़े नीचे तक वगैरह इतना अच्छा खासा पानी लगता है राइस को ग्रो होने के लिए। फिर ऐसा नहीं है कि गीली मिट्टी चाहिए, प्रॉपर पानी चाहिए, ठीक है। तो सीड है, तो एक बार वो ग्रो होके वाटर के बाहर निकल गया कि फिर तो उसको टेंशन नहीं, लेकिन जब तक वो वाटर के अंदर है तब तक उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, CO2 कैसे जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट भी थोड़ा सा डिफ्यूज होके ही आएगा पानी के अंदर। तो इसलिए रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन करके फटाफट डीप वाटर राइस प्लांट्स को पानी के एक बार का बाहर निकाल लो, फिर उन राइस प्लांट्स को टेंशन नहीं एक बार पानी के बाहर आ गए तो ये काम इथाइलिन का है। क्या अजीबोगरीब काम है, कुछ लॉजिक है नहीं, कुछ कंसेप्ट की मदद से याद रख ही नहीं सकते, रट्टा ही मारना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ
स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो का जो ट्यूबर है वो एक्चुअली स्टेम है ना, ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, उसमें से जो स्प्राउटिंग होता है, उससे जो रूट्स निकलते हैं, उसके लिए इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है। एंड जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स। अब देखो यार, जर्मिनेशन वगैरह तो ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने वाली चीजें है ना, ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने वाली चीजें है ये, तो ये क्यों इसका फंक्शन रहना चाहिए, जबकि अपन ने क्लियरली बोला है, और अपन ने मतलब मैंने नहीं, एनसीईआरटी ने बोला है कि ये इनहिबिटर है, जनरल इनहिबिटर है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, पिछले क्लास में ही बोला था कि इथाइलिन एक्चुअली थोड़ा बहुत कनेक्टिंग लिंक समान है, ऐसा मैंने बोला था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो उसका रीजन ये है कि कुछ कुछ चीजें उसकी अजीब है, कुछ कुछ चीजें उसकी अजीब है, जैसे ये स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर एंड जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स, ये तो ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने वाली चीज है, तो ये उसका फंक्शन नहीं रहना चाहिए था, लेकिन उसका फंक्शन है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। लेकिन ऐसे आड़े टेढ़ी हरकतें इथाइलिन करता है, ठीक है। एक और आड़ी टेढ़ी हरकत ये करता है, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। अब ये भी देखो, ये गिबरलिक एसिड में बोला था अपन ने, अब ये भी यार इथाइलिन का काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इथाइलिन का काम है, तो इथाइलिन ऐसी आड़ी टेढ़ी चीजें कर रहा है। तो इथाइलिन को अपन ने इनहिबिटर तो बोल के रख दिया है, इनहिबिटर तो अपन ने उसको बोल के रख दिया है, पर वो इनहिबिटर वाला कोई काम करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है। कौन सा काम करता है वो, तो सेनेसेंस, सेनेसेंस यानी बूढ़ा बनाना, किसको, सेनेसेंस ऑफ लीफ एंड फ्रूट्स, ये काम वो करता है। तो फाइनली कुछ तो भी ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला काम उसने किया। बूढ़ापा आना मतलब ग्रोथ के अपोजिट चीज हो गई ना, तो ये चीज इथाइलिन को शोभा देती है, ये एक इथाइलिन का अच्छा काम है, ठीक है। बाकी इतनी चीजें अपन याद रख सकते हैं, ये पोर्शन अपने को रट्टा ही मारना पड़ेगा, 5वां 6वां 7वां 8वां और 9वां, ये 5 पॉइंट्स। बाकी ये तो इथाइलिन को अपन ने इनहिबिटर बोला है, तो ये वाला काम उसने करना स्वाभाविक चीज है, ये वाला काम वो करेगा, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, और क्या बोलूँ, ये बस इतना ही है, ठीक है तो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, अपन रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड के नाम में लिखा हुआ है एब्सिशन, यानी लीफ को फॉल, तो ये एब्सिशन कराएगा, है ना, पत्तियों को नीचे गिराएगा। ये इथाइलिन ने जो बूढ़ा बनाया लीव्स को और फ्रूट्स को, उनको नीचे जमीन पे गिराने का काम एब्सिसिक एसिड कराएगा, ठीक है। ओल्डर लीव्स एंड पके हुए फ्रूट्स, उनको नीचे गिराने का काम एब्सिसिक एसिड करेगा, ठीक है। दूसरा काम, ये ना स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन मतलब ये क्या करता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कर देता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है। स्टोमेटा को बंद कर देगा तो पानी इवेपोरेट नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो ट्रांसपिरेशन न होने के कारण क्या होगा, पानी उसका बचा हुआ रहेगा पेड़ में, तो जब बहुत टेंशन वाला काम रहेगा, स्ट्रेस वाला काम रहेगा, पानी की कमी रहेगी, उस समय स्टोमेटा बंद करके एब्सिसिक एसिड उस पौधे की, उस पेड़ की जान बचाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। दूसरी बात ये क्या करता है, ये चीटर नहीं है, इसको जब अपन ने जनरल ग्रोथ इनहिबिटर बोला है, तो ये इथाइलिन समान कनेक्टिंग लिंक नहीं है या चीटिंग नहीं करता है, ये ईमानदारी से इनहिबिशन करता है, ईमानदारी से इनहिबिशन करता है। ये सीड डॉर्मेंसी को स्टिम्युलेट करता है, सीड डॉर्मेंसी को ये स्टिम्युलेट करेगा, सीड डॉर्मेंसी को स्टिम्युलेट करेगा। तो अगेन स्ट्रेस वाली कंडीशन जब आएगी, बहुत धूप रहेगी, बहुत गर्मी का समय है, पानी की कमी है, तो उस समय सीड को डॉर्मेंट बना दो, और सीड को एक फालतू में उसको सीड को पैदा करवा दिया, और फिर गर्मी के कारण, धूप के कारण वो मर गया, उससे अच्छा उसको डॉर्मेंट बना दो, उसको जर्मिनेट होने से रोको, है ना। सो दिस इज वन मोर रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस के कंडीशन में वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा याद रखेंगे अपन, ये ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के में इसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ह्यूमंस का स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो ह्यूमंस का स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, ठीक है। और ह्यूमंस का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ये है, और फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, वो वाला हार्मोन कौन सा है,
तो एड्रेनलिन, ऑल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन। ठीक है, फाइट और फाइट हार्मोन ह्यूमंस में एड्रेनलिन है और स्ट्रेस हार्मोन ह्यूमंस में कॉर्टिसोल है। प्लांट्स में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसकी एक और खासियत है कि इसको जनरली एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट एक्ट करना, एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट बिहेव करना, एंटागोनिस्ट टू जिबर्लिक एसिड भी बोला जाता है ना। इसको अपने को दुश्मन नहीं समझना है, बहुत जरूरी है ये। अगर ये नहीं रहा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा और प्लांट्स के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं पर अपने को ग्रोथ को रोकना जरूरी है, कहीं पर अपने को ग्रोथ को स्टिमुलेट करना जरूरी है। तो ये पांचों हार्मोन्स मिलके, कभी ऐसा नहीं होता है कि एक ही हार्मोन काम कर रहा है पेड़ में, पांचों मिलकर एक्टिविटीज करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है अपने को कि पांचों मिलकर एक्टिविटीज करते हैं, किसी एक का ज्यादा रोल है ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी इनिबिट करना है, कभी एक्टिवेट करना है ग्रोथ को या किसी भी इन जनरल एक्टिविटी को। इसलिए हम इनको हार्मोन्स न बोलते हुए क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट इज पीजीआरस। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड का इतना ही है, एकदम सिंपल है। सबसे डिफिकल्ट इथाइलिन ही है, लेकिन 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एकदम इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर भी नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे और डेली इसकी रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा ये। ठीक है, जस्ट लाइक मोर्फोलॉजी, मेरे को याद है तो तुमको तो हो ही जाएगा एकदम इजीली। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। छोटा सा पार्ट है, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं फोटो पीरियोडिज्म। अब पेड़ों में क्या होता है, एक फाइटोक्रोम रहता है। फाइटोक्रोम, फाइटो मतलब पेड़, क्रोमा मतलब कलर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पी से। ठीक है, पत्तियों में रहेगा ये, क्योंकि लाइट को आइडेंटिफाई करने की, लाइट को एब्जॉर्ब करने की का जो ऑर्गन है प्लांट्स का, वो कौन है? लाइट आइडेंटिफिकेशन ऑर्गन इन प्लांट्स इज लीव्स, है ना। तो पत्तियों में ये फाइटोक्रोम नाम की चीज रहेगी। ये जो फाइटोक्रोम है, ये फाइटोक्रोम 2 आइसोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फाइटोक्रोम 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक है फाइटोक्रोम आर वाला फॉर्म और एक है फाइटोक्रोम एफ आर वाला फॉर्म। ठीक है, फाइटोक्रोम आर एंड फाइटोक्रोम एफ आर। अब क्या होता है कि ये जो फाइटोक्रोम आर वाला फॉर्म है ना, इसको जब एक सेकंड ना, इसको जब रेड लाइट मिलेगा तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ आर वाले फॉर्म में। मतलब ये जो आइसोमर्स है, केमिकल आइसोमर्स नहीं है, फिजिकल आइसोमर्स है। ठीक है, कि लाइट वगैरह एब्जॉर्ब करके इनका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो केमिकल आइसोमर्स नहीं है ये लोग क्या है? एक दूसरे के फिजिकल आइसोमर्स है। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर, इसको एब्जॉर्ब करके वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म को अगर मोर देन 700 नैनोमीटर की लाइट मिल गई, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर है, विबग्योर के बाद क्या है? विबग्योर के पहले अल्ट्रावायलेट है और विबग्योर के बाद इंफ्रारेड है ना। तो 700 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ अगर इसको मिली, मतलब इसको अगर इंफ्रारेड लाइट मिला तो ये वाला फॉर्म ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला फॉर्म ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और 700 नैनोमीटर मिलने के बाद ये वाला फॉर्म ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कुछ पेड़ों को ये वाला फॉर्म चाहिए रहता है फ्लावरिंग के लिए, कुछ पेड़ों को ये वाला फॉर्म चाहिए रहता है फ्लावरिंग के लिए। तो जिन पेड़ों को ये वाला फॉर्म चाहिए फ्लावरिंग के लिए, उनको क्या देना पड़ेगा?
देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये कोई अलग चीज है और ये कोई अलग चीज है ऐसा मत सोचो। अगर तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है फाइटोक्रोम के, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है फाइटोक्रोम के, तो अगर तुम उसको रेड लाइट दोगे तो वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके पूरा ये वाले फॉर्म में आ जाएगा, और अगर तुम उसको इंफ्रारेड लाइट दोगे तो वो 100 मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब करके ये वाले फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसा मत सोचो कि ये कोई अलग मॉलिक्यूल है और ये कोई अलग मॉलिक्यूल है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें, ये फॉर्म्स है बस दोनों एक ही मॉलिक्यूल के, एक ही कंपाउंड के, है ना। रेड लाइट एब्जॉर्ब करो तो वो कंपाउंड ऐसे दिखने लगता है। अरे ह्यूमन बींग्स का देखो ना, ह्यूमन बींग्स अगर धूप में घूमेंगे तो टैनिंग हो जाती है, काले पड़ जाते हैं, और अगर घर के अंदर रहेंगे तो डी टैन हो जाता है, डी टैन हो जाती है स्किन। तो दो अलग ह्यूमन बींग्स हो गए क्या? धूप में घूमने वाला अलग और अंधेरे में रहने वाला अलग? ऑफ कोर्स नॉट। वही ह्यूमन बींग धूप में घूमेगा तो थोड़ा डार्क स्किन हो जाएगी। तो वैसा यही फॉर्म को जब रेड लाइट मिलेगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, कोई दूसरा फॉर्म है बस उसका, आइसोमर बोल रहा हूं मैं उसको, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये कोई अलग कंपाउंड है और ये कोई अलग कंपाउंड है, ठीक है। बस आइसोमर्स है, फिजिकल आइसोमर्स है वो भी, ठीक है। तो अगर किसी प्लांट को ये वाला फॉर्म लगता होगा फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, अगर किसी पेड़ को ये वाला फॉर्म लगता होगा, एक हार्मोन है, ठीक है, ये एक हार्मोन है फाइटोक्रोम, तो ये फाइटोक्रोम इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग। दिस फाइटोक्रोम इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग। फाइटोक्रोम इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग, इतना बस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसी पेड़ को ये फॉर्म लगता है, किसी पेड़ को ये फॉर्म लगता है। अब यार देखो सीधी बात है, जिस पेड़ को ये फॉर्म लगता है उस पेड़ को तुमको क्या करना पड़ेगा, रेड लाइट देते रहना पड़ेगा। रेड लाइट अपने को किस में मिलेगा? विबग्योर में मिलेगा। विबग्योर मतलब तुम्हारा ट्यूबलाइट का लाइट या सन का लाइट, मतलब कोई भी दिन के समय जो लाइट रहता है सन का, नॉर्मल अपना लाइट, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में 7 वेवलेंस है ना, आर भी है ना उसमें, तो व्हाइट लाइट भी दे दिया तो भी उसको आर मिल जाएगा, वो ये फॉर्म बना देगा। मतलब उसको अच्छा खासा लाइट देना जरूरी रहेगा उस प्लांट को, बराबर है। और कुछ प्लांट्स रहेंगे जिनको ये फॉर्म देना पड़ेगा, ये फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी फ्लावरिंग के लिए। तो फाइटोक्रोम को ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तुमको कौन सा लाइट देना पड़ेगा? इंफ्रारेड लाइट देना पड़ेगा, है ना। अब एक चीज सुनो, जिसको तुम अंधेरा बोलते हो वो एक्चुअल में अंधेरा नहीं है। लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, उसमें से सिर्फ विबग्योर जो है वही सिर्फ ह्यूमन बींग्स को दिखता है, सिर्फ उसी वेवलेंथ को ह्यूमन बींग्स की आंखें समझ पाती है। तो अपने को क्या लगता है? अपने को लगता है कि वो विबग्योर गायब हो गया, मतलब अभी अंधेरा हो गया, अभी लाइट ही नहीं है। ऐसा नहीं है, लाइट है वहां पर, बिल्कुल है। अल्ट्रावायलेट लाइट अगर रहेगा या इंफ्रारेड लाइट अगर रहेगा, मतलब रेड वाली लाइट की जो वेवलेंथ है उससे ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट अगर रहेगा, तो उसको बस अपनी आंखें पहचान नहीं पाएगी। तो तुमको लगेगा उसके लिए तुम्हारे पास रॉड्स एंड कोन्स, बेसिकली कोन्स ही नहीं रहेंगे, उसके लिए कोई कलर ही असाइन किया हुआ नहीं रहेगा, उस लाइट का एनर्जी इतनी कम रहेगी कि रॉड सेल्स भी एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। रोडोप्सिन टूटेगा नहीं ऑप्सिन और रेटिनाल में, ठीक है। तो तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो तुमको लगेगा कि अंधेरा है, लेकिन अंधेरा मतलब एक्चुअल में अंधेरा है क्या? नहीं, वहां पर इंफ्रारेड लाइट तो प्रेजेंट रहता है रात के समय, अंधेरे के समय। तो जिस पौधे को, जिस स्पीशीज को फाइटोक्रोम नाम के हार्मोन का ये वाला क्या कहेंगे अपन, आइसोमर चाहिए फ्लावरिंग के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा? अंधेरे में रखना पड़ेगा। अंधेरे में रखा तो उसको बराबर इंफ्रारेड लाइट मिल जाएगा, और उसके लीव्स में, उसके फ्लोरल बड में जितना भी फाइटोक्रोम है वो पूरा इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करके ये वाले फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका फ्लावरिंग हो जाएगा, है ना। ये फॉर्म्स अपने को याद रखने हैं क्या? नहीं। कौन से वाले प्लांट को कौन सा वाला फॉर्म चाहिए ये अपने को याद रखना है क्या? नहीं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? नहीं। ये मैंने क्यों बताया? कंसेप्ट समझने के लिए कि व्हाई सम प्लांट्स रिक्वायर मोर सनलाइट फॉर फ्लावरिंग, उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। एंड सम प्लांट्स रिक्वायर अंधेरा, रात, तो उनको बोलेंगे, उनको अगर दिन में रखा, ज्यादा उजाले में रखा तो उनका फ्लावरिंग नहीं हो पाएगा, उनको अंधेरे में रखना पड़ेगा, तो उनको बोलेंगे
शॉर्ट डे प्लांट्स। ये एक्चुअल में ये शॉर्ट डे प्लांट्स नहीं है, ये लॉन्ग नाइट प्लांट्स है। इनको ज्यादा देर अंधेरे में रखो क्योंकि अंधेरे में इनको इंफ्रारेड लाइट मिलेगा, जिससे वो हार्मोन के फॉर्म को, मतलब जितने भी हार्मोन के मॉलिक्यूल्स है वो पूरे मॉलिक्यूल्स को इस फॉर्म में कवर कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे और उसके मदद से फिर अपना फ्लावरिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा इवोल्यूशन क्यों हुआ होगा पेड़ों में? क्योंकि कुछ जगहों पर ज्यादा देर लाइट रहता है, दिन रहता है, कुछ जगहों पर ज्यादा देर अंधेरा रहता है। एक ही जगह पर सीजन टू सीजन भी वेरी करता है, जैसे समर में दिन बड़ा रहता है, विंटर में रात बड़ी रहती है ना। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे एंड 22 दिसंबर शायद है ना, 22 या 21 दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे। बराबर है, ये अपन ने 5वीं 6वीं में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो उसके हिसाब से कौन से सीजन में कौन से एरिया में प्लांट्स ग्रो हो रहे, उसके हिसाब से लाइट का उनको प्रैक्टिस दिया हुआ है, लाइट का उनको एबिलिटी दी हुई है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए इसका ये मतलब नहीं है कि इसको लाइट नहीं चाहिए, इसको लाइट चाहिए, इसको ये लाइट चाहिए। पर ये लाइट जब रहेगा, मतलब ये वाला लाइट जब नहीं रहेगा, ठीक है, ये वाला जब नहीं रहेगा, सिर्फ इंफ्रारेड लाइट रहेगा, तब अपनी आंखें वो उसको देख नहीं पाएगी, तो अपने को लगेगा कि अंधेरा है, लेकिन इसको अंधेरा नहीं चाहिए, इसको इंफ्रारेड लाइट चाहिए। ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से 2 प्रकार के प्लांट्स है, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, तो लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन का, उसका रिसर्च कैसे करते हैं? तो क्रिटिकल पीरियड नाम की चीज रहती है। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड कि कम से कम, जैसे लॉन्ग डे प्लांट्स जो रहेंगे ना, लॉन्ग डे प्लांट्स का क्या रहेगा कि लॉन्ग डे प्लांट्स में तुमको ये जो उसका क्रिटिकल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड जनरली लॉन्ग डे प्लांट्स का क्रिटिकल पीरियड 14 to 16 आवर्स होता है, कि इसको 14 to 16 आवर्स लाइट देना पड़ेगा। इससे कम अगर लाइट दिया तो फ्लावरिंग नहीं होगा, लेकिन इस क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट दिया तो कोई इशू नहीं है, कम से कम इतना दे दो तो भी फ्लावरिंग हो जाएगा, इससे ज्यादा दे दो तो भी फ्लावरिंग हो जाएगा, लेकिन इससे कम अगर दिया तो फ्लावरिंग नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी शॉर्ट डे प्लांट्स में अपने को क्या दिखता है? अपने को दिखता है कि इतना लाइट ज्यादा से ज्यादा वो सहन कर लेगा, इतना लाइट या इससे कम लाइट अगर रहा तो उसको वो झेल लेगा और फ्लावरिंग कर लेगा। लाइट है ना, विजिबल लाइट। हाँ, अंधेरे में भी ये वाला लाइट तो है ही, लेकिन मैं ह्यूमन बींग्स के भाषा में बोल रहा हूँ। लेकिन इससे ज्यादा अगर लाइट इसको दे दिया, मतलब विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट में विबग्योर आ जाएगा, पूरा आर आ जाएगा और उसका ये वाला फॉर्म जो उसने इतनी मेहनत से बनाया था वो ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके, और उसका फ्लावरिंग नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्रिटिकल पीरियड क्या है? क्रिटिकल पीरियड मतलब वो टाइम होता है, लॉन्ग डे प्लांट्स में क्रिटिकल पीरियड का मतलब रहता है कि उससे कम लाइट दिया तो फ्लावरिंग नहीं होगा, उतना या उससे ज्यादा दिया तो चलेगा। और शॉर्ट डे प्लांट्स में क्रिटिकल पीरियड का मीनिंग होता है कि उससे कम लाइट दिया तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा लाइट तुम अगर दोगे तो नहीं चलेगा। लाइट मतलब विजिबल लाइट। ठीक है, अंधेरे में भी लाइट प्रेजेंट है, बार बार बोल रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा 2 प्रकार के प्लांट्स है अकॉर्डिंग डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ एज वेल एज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। इसके अलावा एक तीसरी चीज भी होती है, उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स में तुम कितना लाइट दे रहे हो, कितने समय दे रहे हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जो फ्लावरिंग का जो तरीका है, फ्लावरिंग के लिए वो फाइटोक्रोम वाला हार्मोन ही यूज नहीं करते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स फाइटोक्रोम वाला हार्मोन ही यूज नहीं करते हैं फ्लावरिंग के लिए, तो इसलिए उन लोगों को, डे न्यूट्रल प्लांट्स को, ये फॉर्म क्या फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके सेल में, उनके लीव्स में, उनके फ्लोरल बर्ड में फाइटोक्रोम नाम का हार्मोन है ही नहीं। उनका तरीका ही अलग है फ्लावरिंग करने का, वो मैं तुमको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको, इसलिए उनका ये तरीका ही नहीं है, इसलिए उनको फोटो पीरियड से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी इन दोनों प्लांट्स को फर्क पड़ता है। ठीक है, सिंपल सी कंसेप्ट है। दिस इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, that is vernalization. Moving towards the next part, that is vernalization. Vernalization में क्या होता है?
तो वर्नलाइजेशन में एक रशियन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, रशियन साइंटिस्ट ने, उसका नाम था लाइसेंको। ठीक है, उसका नाम था लाइसेंको, उसने इसको डिस्कवर किया है। देखो क्या होता है, रशिया वगैरह जैसी जगह जहां पर बहुत ठंडी पड़ती है, वहां पर क्या होता है ना कि एक इवोल्यूशन वहां के प्लांट्स ने किया है। क्या इवोल्यूशन किया है कि न्यूली जर्मिनेटेड सीड अगर होगी, मतलब छोटा सा ऐसा जमीन में से छोटा सा पौधा आया हुआ है, ठीक है, एकदम ही न्यूली जर्मिनेटेड सीड है, न्यूली जर्मिनेटेड सीड अगर है, उसको तुमने अगर कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट, कितना कोल्ड, तो एज कोल्ड एज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें फ्लावरिंग हो जाता है, इंड्यूसेस फ्लावरिंग। ये अपने को ऑब्जर्व हुआ, मतलब लाइसेंको को ऑब्जर्व हुआ। तो इसका इवोल्यूशनरी रीजन मैं तुमको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, इसका इवोल्यूशनरी रीजन ये है कि रशिया वगैरह वाले जैसे जगहों पर क्या रहता है, सिर्फ 3 महीने के लिए समर रहता है, बाकी पूरे समय के लिए विंटर रहता है। ठीक है, अब तुम सोच रहे होंगे वाह क्या मस्त जगह है, बढ़िया एकदम काम है, ये तो मस्त विंटर है, गर्मी का टेंशन नहीं। स्पेशली तुम लोग ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो मई महीने में देख रहे हो, तो तुमको और जलन हो रही होगी कि कितना बढ़िया काम है। लेकिन उनका विंटर यानी अपने को जैसे समर से तकलीफ होती है, अपन जैसा डरते हैं समर से, इस साल तो खैर समर उतना माहौल नहीं कर पा रहा है क्योंकि पता नहीं, तो टेम्परेचर भी कम ही है थोड़ा हर साल के हिसाब से, ऊपर से कोरोना के कारण घर में ही रहना पड़ रहा है, तो ज्यादा धूप से अपने को लड़ना नहीं पड़ रहा है। लेकिन नॉर्मली अपने को पता है हर साल कैसे टेरर रहता है अपने को समर का, वैसे रशिया में टेरर रहता है विंटर का। अपनी चंद्रपुर नागपुर जैसी मजे वाली ठंडी नहीं रहती है, एक स्वेटर पहन लिया और एक कुछ टोपी वोपी पहन लिया, कान ढक लिए कि निकल गए मस्त बाहर, कोई टेंशन नहीं, ऐसा वाला काम नहीं है। भयानक वाली बर्फ गिरती है और लाइफ वहां पर बहुत डिफिकल्ट है। अपना जैसा टेरर है गर्मी का, वैसे वहां टेरर है ठंडी का। तो इसलिए पेड़ों ने क्या उपाय निकाला है, ध्यान से मेरी बात सुन। देखो, अगर कोई सीड में से एक पौधा निकला, ठीक है, कब हुआ ये हुआ नवंबर में या अक्टूबर में। ठीक है, अब नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी, रशिया तो पूछो ही मत, भयानक ठंड पड़ेगी। तो भयानक ठंड में इसका होगा वर्नलाइजेशन, भयानक ठंड में इसका होगा वर्नलाइजेशन और इसका फ्लावरिंग इंड्यूस होगा। ठीक है, और तो फ्लावरिंग जब इंड्यूस होगा तो वो होगा अप्रोक्सीमेटली मार्च में वगैरह। ठीक है, तो मार्च में वगैरह फ्लावरिंग होगा, क्योंकि विंटर में मतलब दिसंबर जनवरी में इसको तो ठंडी का ट्रीटमेंट मिलेगा, 2 महीने तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है ठंडी का। तो दिसंबर जनवरी थोड़ा बहुत फरवरी ऐसा मेन जो टाइम रहेगा ठंडी का, तब उसको ये कोल्ड ट्रीटमेंट मिलेगी। और जब फ्लावरिंग इंड्यूस करने का वक्त आएगा तब मार्च आएगा। फिर पॉलिनेशन वगैरह होकर जब सीड बनेगी तो सीड आते आते आ जाएगा अप्रैल महीना, लेटेस्ट अज्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है इसकी, ये एक्टिविटी इसकी बढ़िया हो जाएगी, इसको ग्रो होने के लिए एकदम सही वाला समय मिलेगा पौधे को। ठीक है, सीड तो फिर से जमीन में चली जाएगी, लेकिन पौधे को ग्रो होने के लिए मेन उसने फ्लावरिंग करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए मेन उसको कौन सा समय मिला, मार्च अप्रैल का समय मिला, जब रशिया में जनजीवन जो है वो एक्टिवेट होता है। लोग घरों के बाहर निकलते हैं, बर्ड्स और कीड़े वगैरह दिखेंगे, मतलब प्रॉपर नॉर्मल कंडीशंस रहती है, जीने लायक कंडीशंस रहती है। जैसे ही जुलाई अगस्त आ जाता है फिर से कंडीशन खराब होने लगती है। अगर इवोल्यूशन ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया रहता तो क्या हुआ रहता, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कि कोई सीड अगर मार्च अप्रैल में जमीन के अंदर चली गई, ठीक है, मार्च अप्रैल में ही बाहर आ गई, ठीक है, अब वर्नलाइजेशन अगर नहीं रहता तो क्या होता कि ये ग्रो होते होते आ जाता जुलाई अगस्त, ये ग्रो होते होते आ जाता जुलाई अगस्त, और ठंडी का मेन सीजन आ जाता, और ठंडी के मेन सीजन में फिर उसका सर्वाइवल, उस बड़े प्लांट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता, पॉलिनेशन वो नहीं कर पाता है ना, क्योंकि जो पॉलिनेशन करने के लिए उसको हनी बीज वगैरह लगेंगे, जो भी
इंसेक्ट्स लगेंगे, बर्ड्स लगेंगे, वो उसको ठंडी में मिलेंगे ही नहीं। साइबेरिया से तो बर्ड्स पूरे इधर आ जाते हैं भरतपुर में, है ना। तो ये हो जाती गड़बड़। लेकिन वर्नलाइजेशन के कारण फायदा क्या होता है, मार्च अप्रैल में अगर तुमने सीड डाली जमीन में, अगर तुमने मार्च अप्रैल में सीड जमीन में डाली, लेट अस अज्यूम, तो उससे पौधा उगेगा, लेकिन उसको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी मार्च अप्रैल में। तो कोल्ड ट्रीटमेंट न मिलने के कारण वो फ्लावरिंग ही नहीं करेगा। कोल्ड ट्रीटमेंट न मिलने के कारण वो फ्लावरिंग ही नहीं करेगा, वो ग्रो ही नहीं होगा। तो उसको ठंडी सहन करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। वो तभी अच्छे से ग्रो होगा, वो तभी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा जब उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलेंगी फॉर 2 to 3 months। और ये तभी होगा जब उसकी सीड नवंबर में मतलब ऑटम में, नवंबर या अक्टूबर में, विंटर के पहले ऑटम आता है ना, तब जमीन में गई हो, तब जर्मिनेट हुई हो, तभी सिर्फ वो प्रॉपरली सक्सेसफुली हो पाएगा। मतलब विंटर का जो सीजन है उसमें वो अडल्ट फॉर्म में नहीं रहेगा। ये इंश्योर करने के लिए इवोल्यूशन ने ये सिस्टम बनाया होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कुछ कुछ स्पीशीज रहती है, उनकी 2 वेराइटीज होती है। एक स्प्रिंग वेराइटी, इनको स्प्रिंग में लगाओ, एक स्प्रिंग वेराइटी, इनको स्प्रिंग में लगाओ। इनको वर्नलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ये वेराइटी ही वैसी है। स्प्रिंग मतलब फरवरी मार्च में लगाओ, समर में ये उगेंगे, समर में ही फ्लावरिंग कर लेंगे और बढ़िया सीड सेट करके ठंडी आने के पहले खत्म हो जाएंगे। और जो विंटर वेराइटीज है, विंटर वेराइटीज का क्या है कि विंटर वेराइटीज को ऑटम में लगाओ, मतलब अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में वो छोटा सा जर्मिनेट होंगे थोड़ा सा, और पूरा दिसंबर जनवरी ये जो मेन ठंडी का समय है उसमें कोल्ड ट्रीटमेंट लेते हुए अपना चिल मारते रहेंगे, है ना, चिल करते रहेंगे मस्त चिली वेदर में। और चिल करते करते फिर जब मार्च अप्रैल आएगा तब फुल ब्लूम में आ जाएंगे और फिर से सीड सेट करके गायब हो जाएंगे। तो स्प्रिंग वेराइटी रहे या विंटर वेराइटी रहे, अल्टीमेटली फार्मर को सीड्स कब मिलेगी, तो अप्रैल मई में ही मिलेगी। बराबर है। तो ये इवोल्यूशन का ऐसा सिस्टम है। स्प्रिंग वेराइटीज का तो टेंशन नहीं है, लेकिन विंटर वेराइटीज का टेंशन है। तो विंटर वेराइटीज के लिए इवोल्यूशन ने ये कंसेप्ट इवॉल्व की होगी कि कोल्ड ट्रीटमेंट देकर ही वो फ्लावरिंग कर पाएगा, उसके बिना वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए बीच में ही विंटर में वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। ग्रो होने, ऑटम में वो ग्रो हुआ, जर्मिनेट हुआ, उसके बाद विंटर में पूरा उसका वर्नलाइजेशन ही चलते रहेगा, कोल्ड ट्रीटमेंट ही चलते रहेगा, और अल्टीमेटली फ्लावरिंग जो होगा वो तो मार्च में ही होगा, मतलब स्प्रिंग के समय ही होगा। तो उसको विंटर का जो मुसीबत है, विंटर में जो पॉलिनेशन का प्रॉब्लम होगा, विंटर में जो एनर्जी उसको ज्यादा लगेगी, वो सब प्रॉब्लम से वो बच जाएगा। ठीक है। स्प्रिंग वेराइटीज के लिए अपने को वर्नलाइजेशन की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग वेराइटीज का तो माहौल वैसे भी नॉर्मल है, प्रॉब्लम था विंटर वेराइटीज का, इसलिए विंटर वेराइटीज के लिए उपाय करके रख दिया है। विंटर वेराइटीज को अगर हमने स्प्रिंग के समय गाड़ा भी जमीन में तो भी वो फ्लावरिंग, अगर मार्च अप्रैल में तुमने उसको गाड़ा भी जमीन में तो भी वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। वो फ्लावरिंग तभी करेंगे जब उनको कोल्ड ट्रीटमेंट मिली हो। ठीक है। तो ये तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इसके आर्टिफिशियल यूजेस क्या क्या है, इसके आर्टिफिशियल यूजेस क्या क्या है, ह्यूमन बीइंग्स ने इसके क्या क्या यूजेस निकाले हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स ने इसका क्या यूज निकाला, जैसे लाइसेंको ने क्या किया था, एक साल क्या हुआ कि रशिया में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ी, इतनी ज्यादा ठंड पड़ी कि विंटर वेराइटीज भी सर्वाइव नहीं कर पाए उस ठंड में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ी। तो लाइसेंको ने क्या किया, विंटर वेराइटीज स्प्रिंग में तो ग्रो हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि उनको वर्नलाइजेशन के बिना काम ही नहीं होता। तो लाइसेंको ने उनको फ्रीजर में ठंडा किया, लाइसेंको ने उनको फ्रीजर में ठंडा किया विंटर वेराइटीज को, और स्प्रिंग में ही सो किया, स्प्रिंग में ही जर्मिनेट करवाया। पर फिर भी वो प्रॉपरली उग गई, विंटर वेराइटीज प्रॉपरली स्प्रिंग में भी उग गई। उनको तो विंटर नहीं मिला था, फिर भी क्यों उगी, क्योंकि रियल में भले ही नहीं मिला हो, लेकिन आर्टिफिशियली तो फ्रीजर में रख के तो उनको विंटर का फील तो दे दिया ना, तो उनको लगा विंटर आ गया। तो विंटर वेराइटीज, विंटर के क्रॉप का जो नुकसान हुआ था उस साल, उन विंटर वेराइटीज को उसने वेस्ट नहीं जाने दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट आर्टिफिशियली देकर उसका यूज कर लिया, उसको स्प्रिंग में भी ग्रो करवा लिया। ठीक है। तो इसका ये एक यूज हो गया। तो इसके कारण क्या होता है कि ऐसे जो पौधे हैं जो विंटर में ही ग्रो होते हैं, उनको आर्टिफिशियली कोल्ड ट्रीटमेंट देकर फ्रीजर में रख के स्प्रिंग में भी ग्रो करवाया जा सकता है। ठीक है। तो मेन चीज क्या हो गई कि विंटर वेराइटीज, रशिया को छोड़ दो अभी,
इन जनरल वर्ल्ड का बता रहा हूं कि जो ठंडी में ही ग्रो होने वाले प्लांट्स है उनको अपन स्प्रिंग में ग्रो करवा सकते हैं, उनको हम स्प्रिंग में ग्रो करवा सकते हैं। विंटर वेराइटीज कैन बी ग्रोन इन स्प्रिंग, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट में ठंडी थोड़ी ज्यादा रहती है तो वहां के पौधों को ठंडी की ज्यादा आदत रहेगी, तो टेम्परेट वेराइटीज, टेम्परेट में जो चीजें मिलती है दे कैन बी, है ना, इजीली नहीं बोल रहा हूं मैं कि मतलब कर ही लेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कैन बी या मे बी। जैसे एप्पल, एप्पल कश्मीर में ग्रो होता है, लेकिन इतना बायोलॉजी डेवलप होने के बाद भी आज भी हम चंद्रपुर में एप्पल का पेड़ लगाने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, है ना। आज भी एप्पल तो अपने को कश्मीर में ही मिलता है, ठंडे जगह पर ही मिलता है, बराबर है। लेकिन कुछ कुछ वेराइटीज, कुछ कुछ स्पीशीज ऐसी है जो ठंडी के टेम्परेट वाले रीजन में ग्रो होने के लिए बनी हुई है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियली उनको फ्रीजर में रख के कोल्ड ट्रीटमेंट देकर, कैन बी, मे बी, हर एक स्पीशीज के साथ नहीं किया जा सकता है, पर कुछ स्पीशीज के साथ किया गया है, ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है, ये चीज की गई है। दूसरा, एनसीईआरटी ने एक चीज बोली इसका कि नेचुरल, आर्टिफिशियल वाला नहीं, एक नेचुरल यूज एनसीईआरटी ने इसका बताया हुआ है, वो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, कि ये प्रिवेंट करता है, वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स प्रीकॉशियस डेवलपमेंट, प्रीकॉशियस डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। ये अपने को समझेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ रशिया के लिए लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के राइटर्स क्या करते हैं, रशिया के, इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हुई चीजें रहती है उसको सीधा एनसीईआरटी में छाप देते हैं, और इंडिया के बच्चों को वो समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि इंडिया के बच्चे समझ ही नहीं पाते ठंडी यानी मुसीबत कैसे हो सकती है ना। स्पेशली चंद्रपुर के बच्चे तो और नहीं समझ पाते कि ठंडी यानी मुसीबत, ठंडी यानी तो हमारे लिए वेलकम है, नहीं है, ठंडी यानी उनके लिए बिल्कुल मुसीबत है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का यही मतलब है प्रीकॉशियस यानी पहले ही डेवलप हो जाना, ठीक है। अर्ली डेवलपमेंट को वो प्रिवेंट करता है लेट इन द ग्रोइंग सीजन। अपना ग्रोइंग सीजन क्या है इंडिया में, इंडिया का वेदर अच्छा होने के कारण इंडिया में तो 12 महीने ग्रोइंग सीजन रहता है, लेकिन रशिया में जैसे मैंने तुमको बताया सिर्फ मार्च से लेके जून तक, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त से ठंडी आना चालू हो जाती है वहां पर, और नवंबर दिसंबर में तो एक्सट्रीम ठंडी, एक्सट्रीम, ठीक है। तो उनका जो ग्रोइंग सीजन है ना एग्रीकल्चर का वो बहुत कम है, मार्च अप्रैल मई जून, ज्यादा से ज्यादा जुलाई, 4-5 महीने, 4 महीने बोल रहा हूं मैं तो, बहुत हो गया, ठीक है। तो अगर वर्नलाइजेशन की कंसेप्ट नहीं होती तो विंटर वेराइटीज को तुमने अगर स्प्रिंग में, मतलब मार्च अप्रैल में भी अगर जमीन में गाड़ा उसकी सीड्स को, तो उसमें से जर्मिनेशन होकर छोटा सा पौधा निकलेगा और वो बड़ा 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 होते जाएगा स्प्रिंग में, और जब फ्लावरिंग का और पॉलिनेशन का वक्त आएगा तब ठंडी चालू हो चुकी रहेगी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसा वो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब तक उसको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं मिलती तब तक वो फ्लावरिंग करेगा ही नहीं। कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विंटर सीजन जा चुका है ना, अब अपने को फ्लावरिंग करने में कोई रिस्क नहीं है, इसलिए कोल्ड ट्रीटमेंट मिले बिना अगर वो फ्लावरिंग ही नहीं करेगा तो ये जो प्रीकॉशियस डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन है ना, ये ग्रोइंग सीजन के एंडिंग में अगर फ्लावरिंग हो गया तो फायदा नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को प्रिवेंट करता है वर्नलाइजेशन बिकॉज ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। ये भी एक एनसीईआरटी की लाइन है, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी स्प्रिंग वेराइटी, विंटर स्प्रिंग वेराइटी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, विंटर वेराइटी का यही वाला पॉइंट है, यही चीज है, ठीक है। और आर्टिफिशियली अपन उसके क्या यूज कर सकते हैं, तो विंटर वेराइटीज कैन बी ग्रोन इन स्प्रिंग, टेम्परेट वेराइटीज कैन बी, मे बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स बाय गिविंग इट कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। और लास्टली एनसीईआरटी के बाहर की एक चीज है, लेकिन इसके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं कि गिब्बरलिन्स जो है ना, गिब्बरलिन्स मतलब गिब्बरलिक एसिड, इसकी ट्रीटमेंट से अपने को वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। मतलब वर्नलाइजेशन अगर नहीं करना होगा, कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं देनी होगी, तो गिब्बरलिक एसिड दे दो, वो भी सेम इफेक्ट करवा देता है वर्नलाइजेशन वाला, मतलब फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देता है, ठीक है, बिना कोल्ड ट्रीटमेंट दिए। तो गिब्बरलिक एसिड्स कैन बी गिवन इंस्टेड ऑफ वर्नलाइजेशन, ये भी एक चीज याद रखना, ठीक है।
सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर। आज ये वीडियो मतलब वीडियो का अभी तो वीडियो का एंड है। ये तो मैं ग्रुप पे डाल ही दूंगा मैसेज में कि आज ही देखना है। वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग भी आज के आज कर लोगे। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग कॉकरोच की रीडिंग करेंगे और अर्थवर्म एंड फ्रॉग भी अपन निपटा ही डालेंगे। अभी रैंकर्स के लिए बना ही रहा हूँ वीडियो, तो न्यूक्लियस वाले भी देख लेना तुम लोग भी। अर्थवर्म एंड फ्रॉग के ऊपर भी मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो वो वाला पार्ट भी अपन अभी निपटा देंगे। विद दिस आई बिड फेयरवेल, बाय बाय।